ये न्यूज़ देखिए, बिहार के मोकामा डिस्ट्रिक्ट में 100 से ज़्यादा बच्चे मिड डे मील खाने के बाद बीमार पड़ गए क्योंकि खाने में एक मरा हुआ सांप था। ये आंध्र प्रदेश की न्यूज़ देखिए, जहाँ पर अडल्ट्रेटेड मिल्क पीने की वजह से 13 लोगों की मौत हो चुकी है और 11 हॉस्पिटलाइज हैं अभी भी। ये नोएडा की न्यूज़ देखिए, जहाँ पर पनीर के सैंपल चेक करने के बाद लगभग 83% यानी 83% पनीर के सैंपल टेस्ट फेल हो गए। दिल्ली के खरी बोली मार्केट में, जो एशिया का सबसे बड़ा स्पाइस मार्केट है, यहाँ पर 1000 किलो नकली मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाया गया। हल्दी में तो लिमिट से 200 गुना ज़्यादा लेड पाया गया। और साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स में लगभग 1,60,000 फूड सैंपल्स लिए गए, जिनमें से लगभग 23,000 सैंपल फेल हो गए, यानी कि हर 60 में से एक सैंपल फेल हो गया। तो सवाल यह है कि क्या हवा, पानी और मिट्टी के बाद अब हमारा भोजन भी एक पॉइजन बन गया है? और ऐसा है तो फसाई और हेल्थ मिनिस्ट्री कहाँ पर है? क्या वे भी इस पॉइजनस फूड के शिकार हो गए हैं? बात करेंगे हम आज इसी टॉपिक पर इस वीडियो में। मेरा नाम है सुमित मिठानी और आप देख रहे हैं धर्म नीति, जहां बात करते हैं राजनीति से राजधर्म तक। अगर हम हमारे इतिहास में भी देखें तो मनुस्मृति में भी भोजन में, खाने में इस तरह से मिलावट करने वाले को समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है। तो आज इंडिया की ये हालत कैसे है? आज चाहे हम बात करें स्ट्रीट फूड की, पैकेज फूड की, ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने की, या रेस्टोरेंट या ढाबे से खाने की, या फिर घर में ही खाना बनाने की, हर जगह पर किसी न किसी रूप की मिलावट या केमिकल का असर साफ दिखाई देता है। अब तो यह असर हमारी सब्जियों और फलों तक पहुंच गया है, जहां पर इनमें ऐसे खतरनाक केमिकल मिलाए जाते हैं जिनकी मदद से इन्हें उम्र से पहले पकाया जा सके, इनकी खुशबू अच्छी करी जा सके, इनकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सके। परंतु इन्हीं सब की वजह से ये हमारे शरीर को एक स्लो पॉइजन की तरह धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। आप ये वीडियो देखिए, जहाँ पर स्ट्रीट फूड बनाने के लिए अंकल तेल की प्लास्टिक के पन्नियों को किस तरह से खोल रहे हैं। अब आप ये वीडियो देखिए, जहाँ पर एक महिला खीरों को फ्रेश दिखाने के लिए किसी तरह की डाई यूज़ कर रही है। आप ये वीडियो देखिए, और कानपुर में ये किस तरह से रेवड़ी बना रहे हैं। इसी तरह से आपने गुड़, सोया चाप और ऐसे ही अन्य फूड आइटम बनते हुए हज़ारों वीडियो देखी होंगी। ये सब्जी वाला देखिए, कैसे नाली के पानी से सब्जियां धो रहा है। ये आम के जूस की एक फैक्ट्री देखिए, जहाँ पर कैसे सड़े गले आमों को यूज़ करके आम का जूस बना दिया जाएगा। और ये सब तो सिर्फ थोड़े से उदाहरण हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें दूध की, पनीर की, जो वेजिटेरियन लोगों के लिए प्रोटीन का बेस्ट सोर्स है, तो वहाँ पर तो सबसे ज़्यादा अडल्ट्रेशन है। भारत में सबसे ज़्यादा अगर अडल्ट्रेशन देखी जाए तो वह पनीर में ही है। ठीक ऐसे ही हमारे मसाले देखें, अगर हम मसालों में इस तरह के केमिकल पाए जाते हैं कि चाइना, जापान, सिंगापुर जैसे देश इनको अपने यहाँ पर खरीदने से मना कर देते हैं। MDH और एवरेस्ट जैसी बड़ी ब्रांड के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है। ठीक ऐसे ही आपने न्यूज़ में सुना होगा तिरुपति लड्डू के बारे में, ऐसे ही आपने कुट्टू का आटा सुना होगा, और पता नहीं कितनी आपने ऐसी चीज़ें सुनी होंगी, देखी होंगी, जहाँ पर मिलावट की वजह से कई लोगों की जान चली गई, या उनको फूड पॉइजनिंग हुई, या वो हॉस्पिटलाइज हुए। लेकिन बात सिर्फ अडल्ट्रेशन तक नहीं है। बात अगर हम ओवरऑल फूड सेफ्टी की देखें तो वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी पीछे नहीं हैं। नेस्ले जैसी कंपनियाँ जब यूरोप में अपना सामान बेचती हैं तो उसके अंदर कम शुगर होती है, लेकिन जब वही प्रोडक्ट इंडिया में बेचा जाता है तो उसमें शुगर तो ज़्यादा होती ही होती है, साथ ही साथ उसमें ऐसे केमिकल और ऐसे फूड कलर मिलाए जाते हैं जो कि बाहर के देशों में ज़्यादातर बैन है। अगर हम बाहर की कंट्रियों के और एग्जाम्पल देखें तो जापान में फार्म टू फोक ट्रेसिबिलिटी के लिए QR कोड लगाए जाते हैं, जिसमें मार्केट में मिलने वाले लगभग हर फूड प्रोडक्ट के ऊपर, फिर चाहे वह सेब या एक केला ही क्यों ना हो, उसके ऊपर QR कोड लगाया जाता है, जिसको स्कैन करके कंज्यूमर चेक कर सकता है कि यह किस खेत में उगाया गया, इसको कब पेड़ से तोड़ा गया, किस तरह से इसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ, इसकी सेल्फ लाइफ क्या है। और ये तो सिर्फ मैं 1-2 उदाहरण दे रहा हूँ। इस तरह से वो हर एक प्रोडक्ट की ऐसे जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ के कानून ऐसे हैं कि वहाँ पर पैकेज फूड पर जो फ़ोटो दिखाई जाती है वह असली फूड से
बिल्कुल सिमिलर 100% सिमिलर होना आवश्यक है। जबकि इसके ठीक विपरीत इंडिया में पैकेज फूड के ऊपर फ़ोटो तो असली फल फ्रूटों की लगाई जाती है, लेकिन पीछे लिख दिया जाता है कि यह सिर्फ और सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है और ये प्रोडक्ट के असली नेचर को नहीं दर्शाता। ठीक है, ऐसे ही हम बात करें फ्रांस की। फ्रांस में फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर ABCDE इन 5 तरह के न्यूट्री ग्रेड की रैंकिंग लगाई जाती हैं, जो बताती हैं कि फूड न्यूट्रिशन वाइज कितना अच्छा या कितना बेकार है। ठीक है, ऐसे ही चिले की अगर हम बात करें तो चिले में सभी फूड प्रोडक्ट के ऊपर बड़ा बड़ा ब्लैक एक सिंबल लगाया जाता है, जिसपे अगर कोई फूड प्रोडक्ट शुगर, सोडियम जैसी चीज़ों में अगर हाई है तो उस पर लिखा होता है हाई इन शुगर, हाई इन सोडियम। और सिंगापुर की बात करें तो वहाँ पर स्ट्रीट फूड वेंडर्स को एक हाइजीनिक रेटिंग दी जाती है, जिसकी बार बार जांच होती है, और अगर वह जांच में फेल होते हैं तो उन्हें कड़ी पनिशमेंट का सामना करना पड़ता है और उनके स्टॉल को हटा दिया जाता है। लेकिन इसके ठीक उलट अगर हम इंडिया में देखें तो इस तरह के मिलते जुलते नियम एक बार के लिए हमें मिल भी जाएंगे। न्यूट्रीग्रेड की बात करें तो उसके बारे में सरकार कई सालों से विचार कर रही है, लेकिन समस्या आती है इम्प्लीमेंटेशन में। तो बात हमने वीडियो के शुरू में कही थी कि फसाई और हेल्थ मिनिस्ट्री क्या कर रही है। तो फसाई यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास पावर तो है, उनके पास कानूनी शक्तियाँ भी हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज़्यादा गैप्स हम देख सकते हैं। इंडिया की आबादी 140 करोड़ से भी अधिक है, और उसी तरह यहाँ पर करोड़ों स्ट्रीट फूड के वेंडर्स, रेडियाँ, फैक्ट्रीज, छोटे छोटे उद्योग लगे हुए हैं, और उन सभी को चेक करना अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क है। और फसाई अकेले यह कार्य नहीं करती, उसके साथ स्टेट लेवल की फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट भी कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि फसाई और स्टेट फूड डिपार्टमेंट कुछ कार्य नहीं करते। आप ये सब न्यूज़ देखिए, हम बार बार पुणे की न्यूज़ सुन रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही हैदराबाद की न्यूज़ देखिए, वहाँ पर भी रेड हुई, वहाँ पर भी नकली पनीर पकड़ा गया। ऐसे ही रेड अक्सर फसाई करता है, लेकिन समस्या यह है हमारी जनसंख्या और हमारे एरिया को देखते हुए उसकी टीम, उसका स्टाफ बहुत छोटा है। तो सबसे पहले को हमें उसका स्टाफ बढ़ाने की आवश्यकता है, उसके पावर्स को इंक्रीज़ करने की आवश्यकता है, ठीक है, और पनिशमेंट को और ज़्यादा कठोर बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि फ़िलहाल जो पनिशमेंट दी जाती हैं वह या तो कुछ एक फ़ाइन होता है या फिर कुछ थोड़े बहुत समय की जेल होती है, जिसको अक्सर मिलावट करने वाले लोग सिर्फ एक छोटा सा बिजनेस रिस्क मानकर इग्नोर कर देते हैं। तो आवश्यकता है कि पनिशमेंट लगभग 8-10 साल की हो, या फ़ाइन लगे को फ़ाइन भी बहुत ज़्यादा लगे। उसके अलावा सिटीजन्स के पास भी कंप्लेन करने के लिए एक अथॉरिटी हो, एक पावर हो। ऑलरेडी फसाई की वेबसाइट पर एक कंप्लेन मैकेनिज़्म एग्जिस्ट करता है जहां पर हम कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा लैग करता है, कभी खुलता नहीं है, और ना ही उन कंप्लेन को हम ट्रैक कर सकते हैं कि वह कहां तक आगे बढ़ी और उनका क्या रिस्पॉन्स रहा। हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं आती। फसाई से ज़्यादा अच्छा कार्य तो कुछ इंडिविजुअल क्रिएटर्स जैसे कि टेस्टिफाइड और फूड फार्मर कर देते हैं। तो आवश्यक है कि इस कंप्लेन मैकेनिज़्म को इम्प्रूव किया जाए। अगर किसी एक पर्टिकुलर दुकान के बारे में अगर 10, 15, 20 लोग कंप्लेन कर देते हैं तो फसाई अगले 24 से 48 घंटे में वहां पहुंचे, रेड करे, प्रॉपर जांच करे, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लेबोरेटरीज का जाल बिछाए, और यदि कंप्लेन सही पाई जाती हैं तो उसे कठोर से कठोर सज़ा हो। अगर कोई व्यक्ति फेक कंप्लेन करता है तो उसके ऊपर भी पेनल्टी लगे, ताकि कोई किसी और को सिर्फ परेशान करने के लिए ऐसे कंप्लेन ना करे। यदि हम चाहते हैं कि इंडिया कल को एक डेवलप नेशन बने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी का जो लक्ष्य है 2047 तक इंडिया को एक विकसित देश बनाने का, तो वह विकसित देश सिर्फ और सिर्फ GDP के आंकड़ों से नहीं बनेगा। उसके लिए अन्य और अलग अलग फैक्टर्स की आवश्यकता है, जिनमें से एक बेहद महत्वपूर्ण है फूड सेफ्टी। यह सरकार के लिए आवश्यक है कि वह सुनिश्चित करे कि उसकी प्रजा अच्छा खाना खाए, उसके देश में हर जगह पर प्रॉपर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन हो, और नागरिकों का भी यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने लेवल पर लेबल पढ़े। अगर उन्हें कहीं पर फेक पनीर, दूध, सब्जी, इस तरह की कोई भी अडल्ट्रेटेड फूड या फिर पैकेजिंग दिखाई देती है तो उसकी कंप्लेन करें। और हमें यह भी समझने की आवश्यकता है कि ये जो फूड अडल्ट्रेशन कर रहे हैं, आखिर इनकी मानसिकता कैसी है। क्या इन्हें सही में यह लगता है कि यह
समाज को, राष्ट्र को बीमार कर कर अपने लिए 2 रुपया ज़्यादा कमाकर खुशी से चैन से रह पाएंगे? क्या इसका असर कभी उनके परिवार पर नहीं पड़ेगा? यह आवश्यक है कि हम बाहर के देशों से ही सही लेकिन उनकी कुछ अच्छी चीज़ें सीखें, उन्हें अपनाएं, अपने लेवल पर कुछ इनोवेशन करें, नए कानून या रेगुलेशंस लेके आएँ जिनके माध्यम से हम फूड सेफ्टी को सही तरह से इम्प्लीमेंट कर सकें और सरकार से यह डिमांड करे कि वह इन सब चीज़ों को सीरियसली ले, क्योंकि सरकार वही करती है जो प्रजा उससे करने के लिए कहती है। यदि हम आज भी सिर्फ और सिर्फ जातिवाद में, फ्रीबीज में और इसी तरह की अन्य वादों में ही उलझे रहेंगे तो हम फूड सेफ्टी, सिविक सेंस, एजुकेशन जैसे मुद्दों पर कब बात करेंगे। तो अंत में मैं धर्म नीति के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि आवश्यकता है हमारी मेंटेलिटी को चेंज करने की, सरकार को अपने इम्प्लीमेंटेशन को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट करने की, लोगों को भी जागरूक होने की, अपने अधिकारों की, अपने कर्तव्यों को और ज़्यादा समझने की, जिससे हम एक अच्छे समाज और एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सके जहाँ पर आने वाली पीढ़ियाँ सुख शांति से रह पाए। यदि आपके पास कोई और उपाय है इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मैं हूँ आपका होस्ट सुमित मैठानी और आप देख रहे थे धर्म नीति, जहाँ हम बात करते हैं राजनीति से राजधर्म तक।